नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कैसे चाइना इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर स्थित सभी राज्यों, खास करके उड़ीसा के ऊपर अपना नज़र रखने के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया है। आप लोग सुना होगा कि पिछले 10-15 सालों से चाइना लगातार पूरा इंडियन ओशन में स्थित छोटे छोटे आइलैंड और बंदरगाहों को अपने कब्जे में लेकर पूरी तरह से ये एरिया को अपना मिलिट्री कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रहा है। इसको समझने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स थ्योरी को भी समझना होगा। स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स थ्योरी के अनुसार चाइना बंगोपसागर और अंडमान सागर में स्थित बर्मा यानी म्यांमार और मलेशिया के कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड और सी पोर्ट्स को अपना मिलिट्री बेस जैसा यूज कर रहा है या फिर करने का प्रयास कर रहा है। आज हम देखेंगे कि चाइना कैसे उड़ीसा के ऊपर अपना नज़र रखने के लिए इंटेलिजेंस और सर्वेलांस सिस्टम को डेवलप किया है। तो यहाँ है भारत और यहाँ है उड़ीसा। उड़ीसा का कोस्ट लाइन 485 किलोमीटर लंबा है। उड़ीसा का एरिया है 155,707 स्क्वायर किलोमीटर। उड़ीसा में बहुत सारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस है। उनमें से एक है चांदीपुर मिसाइल टेस्टिंग सेंटर, जो कि बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है। चिल्का लेक में इंडियन नेवी का एक ट्रेनिंग सेंटर है। इंडियन एयरफोर्स का एक एयरबेस कटक के चौद्वार के पास है। पारादीप पोर्ट पर इंडियन नेवी का एक बेस भी बनाया जा रहा है। भुवनेश्वर में एक नावल एयर एनक्लेव है। यूएसए के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के मदद से चौद्वार के चारवाटिया में इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी यानी रॉ के लिए एक एविएशन रिसर्च सेंटर बनाया गया था। एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट और लॉन्ग रेंज कैमरा लगाकर यहाँ से भेजा जाता है। चांदीपुर का नाम तो आप बहुत बार सुना होगा। यहाँ के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR से भारत के बहुत सारे मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और बाराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल को टेस्ट फायर किया जा चुका है। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, राडार सिस्टम, टेलीमेट्री सिस्टम और सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। दूसरी ओर भद्रक डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज का एक और लॉन्च कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। यहाँ पर भी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है। 390 एकर्स में फैला हुआ यह आइलैंड इंडियन डिफेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है। इसी तरह चिल्का लेक में एक नावल ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम है INS चिल्का। इंडियन नेवी का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है। समुंदर के किनारे स्थित ये सब भारतीय डिफेंस इंस्टॉलेशंस के ऊपर नज़र रखने के लिए चाइना ने म्यांमार में अपना मिलिट्री बेस बनाया है। चाइना के तथाकथित 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड डेवलप करने के नाम पर चाइना म्यांमार के क्याऊ फ्यू पोर्ट को 50 साल के लिए लीज में लिया है। लेकिन अधिकतर डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा के रूप में देख रहे हैं।
यहाँ से चाइना के कुनमिंग सिटी को ऑयल पाइपलाइन और साथ ही एक रेलवे लिंक बनाने का भी प्रपोजल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर चाइना सरकार और चाइनीज कंपनी यहाँ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाने के साथ साथ यहाँ का पोर्ट को भी डेवलप कर रहे हैं। 25 जुलाई 2020 को गूगल अर्थ इमेजरी से पता चला कि यहाँ एक नावल बेस बना गया है। अकोमोडेशन के लिए बिल्डिंग और जेटी भी बना गया है। यहाँ के आसपास बहुत सारे पेट्रोलिंग बोट्स को भी देखा गया। तो यहाँ से चाइना अपना पावरफुल रडार से ओडिशा कोस्ट के डिफेंस इंस्टॉलेशंस के ऊपर नज़र रख पाएगा। चाइना ने म्यांमार को डेप्थ ट्रैप में फंसाकर उसके और भी आइलैंड और पोर्ट्स को लीज में लेकर वहां पर अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। दूसरी ओर अंडमान निकोबार आइलैंड के उत्तर के दिशा में थोड़ी ही दूरी पर कोको आइलैंड है। एक समय ये ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन 1948 में ये आइलैंड यूनियन ऑफ बर्मा, जो कि आज के म्यांमार है, उसका पार्ट बन गया। 1994 में म्यांमार के मिलिट्री गवर्नमेंट ने चाइना को ये आइलैंड लीज में दे दिया। चाइना ने यहाँ सिग्निट यानी सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम, मैरीटाइम बेस और रडार फैसिलिटी को इंस्टॉल किया है। गूगल सैटेलाइट मैप से पता चला है कि यहाँ मिलिट्री प्लेन्स के लिए 2500 मीटर वाला एक रनवे बनाया गया है। ग्रेट कोको आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट, जो कि सी लेवल से 90 मीटर ऊंचाई पर है, वहाँ रडार स्टेशन भी पाया गया है। सिग्निट फैसिलिटी के द्वारा चांदीपुर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर हो रहा मिसाइल टेस्ट के ऊपर चाइना नज़र रख रहा है। ये सिग्निट और रडार दोनों के माध्यम से भारतीय मिसाइल्स के क्लासिफाइड डिटेल्स का अंदाजा लगाना भी चाइना के लिए संभव हो रहा है। एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। इन रेडिएशंस को सिग्निट और रडार पकड़ लेते हैं और इसको कंप्यूटर के माध्यम से एनालिसिस करने से पूरा डिटेल्स पता चलता है। वैसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR के नाम से भी जाना जाता है, इसके माध्यम से चाइना ने जमीन पर अपना रोड और रेलवे नेटवर्क बढ़ा रहा है। इसके साथ ही पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका में समुद्र के माध्यम से भी अपना समुद्री मार्ग को बढ़ा रहा है। इसको पैसे देने के लिए खुद चाइना ने ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक भी खोला है। म्यांमार, जो कि 1948 में इंडिपेंडेंट देश हुआ था, तब से कभी भी वहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक से नहीं चल पाया है। बार बार वहाँ के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तोड़कर आर्मी ने मिलिट्री शासन करते आ रहा है। हमेशा मिलिट्री शासन के अंडर रहने के कारण म्यांमार को अपने सपोर्ट में लेना चाइना के लिए बेहद आसान हो रहा है। म्यांमार को जेट फाइटर्स, आर्मी व्हीकल्स और नावल वेसल्स एक्सपोर्ट करने के साथ साथ वहाँ की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को चाइना ही ट्रेनिंग देता है। इसीलिए म्यांमार में अपना इंटेलिजेंस सिस्टम, राडार कंट्रोल यूनिट और मिलिट्री बेस निर्माण करने में चाइना को पूरी छूट मिल रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि म्यांमार में मिलिट्री रूल रहने के पीछे चाइना का ही हाथ है, क्योंकि डेमोक्रेसी आने से चाइना को वहां काम करने का आज़ादी मिलना कठिन हो जाएगा।
चाइना अभी म्यांमार के सितवे पोर्ट में एक नावल बेस बना रहा है। सितवे सी पोर्ट से रोड और रेल नेटवर्क को भी चाइना फंडिंग कर रहा है। इसी तरह से अब चाइना इंडिया के बहुत सारे मिलिट्री एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखने में सक्षम हो रहा है। इंडिया इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में युद्ध के दौरान चाइना से निपटना मुश्किल हो जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चाइना ने अंडमान निकोबार में स्थित भारत के मिलिट्री एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रख रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।